नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, राज्य सरकार ने हेली टैक्सी जो सेवा है वो शुरू कर दी है। अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है वो हेलीकॉप्टर में सफर कर पाएगा, वो भी बहुत किफायती जो है वो दरों पर यह सफर होगा। अगर किसी को जो है वो जल्दी से जल्दी किन्नौर पहुंचना है शिमला से, और शिमला से आपको चंडीगढ़ जाना है, शिमला से आपको कुल्लू भुंतर जाना है, तो आपको बहुत जल्दी लगभग 15 से 20 मिनट या 20 से 25 मिनट में जो है वो जो हेलीकॉप्टर है वो पहुंचा देगा। इसका किराया भी आपको बताएंगे, कैसे आप जो है वो ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं, किस साइट से, आपको वो बताएंगे। शिमला से आज से फिर से जो है वो शुरू हो गई है, जो उड़ानें थी जो बंद हुई थी पहले उड़ान योजना के तहत, ये फिर से शुरू हो गई है। आपको इसका पूरी खबर हम विस्तार में बताएंगे। इसके अलावा मौसम की अपडेट है और भी कई बड़े फैसले जो सीएम ने लिए आपको वो बताएंगे। इसके अलावा जयराम ठाकुर का एक बड़ा बयान सामने आया है, क्या बयान है वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। शिमला से कुल्लू, चंडीगढ़ और रिकांगपिओ के लिए आज से जो हेली टैक्सी सेवाएं हैं वो शुरू हो गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हेली टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर शिमला से जो है उसका शुभारंभ किया है। इसी के साथ शिमला के उपनगर संजौली हेलीपोर्ट से आधिकारिक तौर पर आज से उड़ानें शुरू हो गई है। शिमला से रिकांगपिओ के लिए सप्ताह में 1 दिन और भुंतर के लिए सप्ताह में 2 दिन उड़ानें होगी। जो हेरिटेज एविएशन कंपनी है वो इसको संचालित करेगा। इसके अलावा पुरानी कंपनी पवन हंस लिमिटेड को जो है वो हेली टैक्सी जो सेवा है ये चंडीगढ़ से शिमला के लिए रहेगी। यानी 2 अलग अलग कंपनी है जो ये सेवाएं देगी। अगर आपने चंडीगढ़ से शिमला आना है, शिमला से चंडीगढ़ जाना है, तो सप्ताह में 3 दिन, सोमवार को, शुक्रवार को और शनिवार को इसमें जो है वो उड़ान भरेगी। फ्राइडे सैटरडे को इसमें जो है उड़ान रहने वाली है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर का जो किराया है वो संजौली से कुल्लू 3500 रुपये प्रति यात्री, संजौली से रिकांगपिओ जो इसका किराया है वो 4000 रुपये प्रति यात्री, तथा संजौली से चंडीगढ़ का जो किराया है वो 3159 रुपये रहने वाला है। यानी इतना महंगा नहीं है, 3159 रुपये में आप जो है वो 69 रुपये में आप जो है वो चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। इसके अलावा शीघ्र ही संजौली, रामपुर, रिकांगपिओ और जो संजौली से मनाली, इसके अलावा सासे हेलीपैड के लिए भी जो हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं शुरू की जाएगी। इसके लिए डीजीसीए को प्रस्ताव भेजे गए हैं। और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा कि यात्री हेली टैक्सी शुरू होने से शिमला से चंडीगढ़ 20 मिनट में पहुंच सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर जिले के मुख्यालय और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट बना रही है। जिला हमीरपुर के जसकोट, कांगड़ा के रक्कड़ और पालमपुर तथा चंबा में 4 हेलीपोर्ट जो है वो अगले मार्च तक जो है वो मार्च अप्रैल तक इसका जो काम में पूरा हो जाएगा। हर हेलीपोर्ट पर लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विस्तारीकरण की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, सरकार आगे बढ़ रही है। भूमि अधिग्रहण के लिए 3500 करोड़ की जरूरत है, जिसका प्रावधान किया जा रहा है। सरकार ने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने व आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के कदम उठाए हैं। जल्द ही पर्यटन के लिए ज्यादा बजट का जो प्रावधान है वो भी सरकार करेंगी, सीएम ने आज कहा है। और जो आर्थिक स्थिति है जो कहीं ना कहीं पहले खराब थी, अब वो ठीक है और उसको और मजबूत हम करेंगे। इसका फायदा आने वाले दिनों में जो पर्यटन है और पर्यटन जो उद्योग है उसको होगा। सीएम सुक्खू ने जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में वैट जीएसटी के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से हर साल 3200 करोड़ रुपए मिलता रहा, लेकिन जून 2022 में हमारी सरकार आने के बाद हमें जो है वो कुछ भी नहीं मिला। जयराम के कार्यकाल में आरडीजी जो 11,000, 10,000, 9,000 करोड़ रुपए थी, जबकि हमारे समय में ये घटकर जो है वो 6,000 से अब जो इस साल के लिए, पिछले साल ये 3200 करोड़ थी और अभी भी ये और कम होगी। फिर प्रदेश सरकार ने विकास की गति को रुकने नहीं दिया है और न ही सरकारी कर्मचारियों की जो वेतन है, पेंशन है वो रोके जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि जयराम सरकार के समय प्रदेश सरकार को बहुत पैसा मिलता था, लेकिन उन्होंने कभी पर्यटन को अहमियत नहीं दी। उन्होंने अपना जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मंडी का एयरपोर्ट, उसको भी पूरा नहीं किया, लेकिन हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट जनता की सेवा है वो हम कर रहे हैं। जयराम 5 साल तक 1000 करोड़ का गुणगान करते रहे, लेकिन आज तक मंडी का बल एयरपोर्ट नहीं जो है वो ना बन पाया, ना मिला वहां पर।
हम कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित कर रहे हैं और कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए 3,500 करोड़ की जो भूमि अधिग्रहण अपने संसाधनों से कर रहे हैं। 1200 करोड़ का जो मुआवजा है प्रभावितों को बांट चुके हैं, जबकि जो और लोग हैं उनको भी जल्द मुआवजा की जो राशि वो जारी की जाएगी। प्रदेश में 1000 सरकारी भवन खाली पड़े हुए हैं। प्रदेश की पिछली सरकार ने प्रदेश की जो संपदा है उसको लुटाने का काम किया है, ये आरोप सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम सरकार पर, पुरानी जयराम सरकार पर लगाए हैं। अब आप सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो ये हेली टैक्सी सेवा है ये आज से शुरू हो गई है संजौली से। हमने बता दिया है आपको, चंडीगढ़ के लिए 3 दिन रहेगी और चंडीगढ़ के अलावा जो रिकांगपिओ है वहां के लिए 1 दिन है और जो कुल्लू है वहां के लिए 2 दिन रहेंगी। अब आप ऑनलाइन, इसमें देखिए बुकिंग ऑनलाइन रहेगी, तो आपको बुकिंग ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। तो पहले आपको हम बताएंगे कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिससे आप जो है वो जाकर के वहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बुकिंग के लिए। तो पहली वेबसाइट आपने www.airheritage.in इस पर जाकर के आप रिकांगपिओ के लिए और कुल्लू के लिए जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग जो है वो ये तो हमने बता दिया आपको, एक जो कंपनी है उसकी। अब जो पवन हंस का जो कह सकते हैं आप हेलीकॉप्टर है, उसके लिए आपने क्या करना है, pawanhans.co.in इस पर जाकर के आपने जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। और पवन हंस पर आप कॉल करके भी जो है वो जानकारी ले सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसका जो नंबर रहेगा पवन हंस वालों का 1800 और इसके अलावा 36 और 49। एक बार और रिपीट करते हैं, 1818036449। तो ये नंबर रहेगा जिस पर आप ऑनलाइन जो है वो कॉल कर सकते हैं बुकिंग के लिए। इसके अलावा जो एयर हेरिटेज जो कंपनी है दूसरी वाली, उसको आप कॉल नंबर है उनका 88,510,72,020। इस पर जाकर के आप जो है वो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं अगर आपने शिमला से जाना है रिकांगपिओ के लिए। अब देखिए क्या होता है, प्रदेश के जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि यहाँ पर जो सिर्फ एकमात्र जो साधन है वो ये है कि यहाँ पर ना मेट्रो है, ना यहाँ पर ट्रेन की सुविधा उतनी अच्छी है। ट्रेन की सुविधा अगर है तो ऊना में हल्की फुल्की है, और अगर शिमला में देखेंगे तो आप शिमला में ट्रेन वही जो कालका से शिमला के लिए आती है। तो ऐसे में यहाँ पर सब जो लोग हैं वो HRTC पर निर्भर है। मान लीजिए कोई पेशेंट बीमार है, हालांकि सरकार तो अपना हेलीकॉप्टर जो है वो दे देती है, लेकिन अब क्या है कि अगर आपने किसी ने इमरजेंसी जाना है, शिमला आना है, मान लीजिए किसी ने इमरजेंसी अपने काम से शिमला आना है, तो सरकार अपने काम के लिए तो हेलीकॉप्टर देगी नहीं। तो ऐसे में अब क्या है, अगर आपने किन्नौर के अगर आप हैं, किन्नौर से रिकांगपिओ से आपने शिमला आना है, तो मात्र और मात्र जो है वो आप 4,000 रुपए में 4,000 रुपए में जो है वो किन्नौर से शिमला आ सकेंगे और शिमला से किन्नौर जा सकेंगे। इसके अलावा अगर आपने शिमला से भुंतर जाना है, कुल्लू जाना है, शिमला से भुंतर का जो किराया वो 3500 रुपए रहेगा। तो 3500 रुपए में आसानी से, अगर आप टैक्सी बुकिंग करते हैं तो उससे अधिक पैसा ले लेता है टैक्सी वाला। तो ये अच्छी सुविधा है जी, और ऐसी सुविधा जनता को मिलनी चाहिए थी, और आज ये जो विधिवत रूप से मिल गई है तो आप इसका जो है फायदा उठाइए इस योजना का। इसके अलावा दूसरी खबर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की पहली पोषण नीति बनाएगी ताकि लोगों को समग्र रूप से लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कई पोषण और खाद्य सुरक्षा योजनाएं चला रही है, जैसे एकीकृत बाल विकास सेवा, मिड डे मील योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिशनल जो प्रोफाइलिंग है वो बहुत ज़रूरी है। इससे लोगों को भोजन में मौजूद पोषक तत्वों, कैलोरी और फूड जो फोर्टिफिकेशन है उसके बारे में जागरूकता मिलती रहेगी। और उन्होंने कहा कि नीति को अंतिम रूप देने से पहले राज्य में पोषण और खाद्य परीक्षण से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत कंडाघाट स्थित कंपोजिट टेस्टिंग लैब को अपग्रेड किया जाएगा और नई जो प्रयोगशालाएं हैं वो स्थापित की जाएगी। पहले चरण में कांगड़ा जिले में नई लैब बनाई जाएगी। आने वाले वर्षों में राज्य के अन्य हिस्सों में भी क्षेत्रीय टेस्टिंग लैब स्थापित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में कांगड़ा, मंडी, शिमला और जो सोलन है, वो सोलन जिला का जो बद्दी एरिया है वहां पर नई जो प्रयोगशाला है उसको खोलने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि कंडाघाट लैब को मजबूत करने के लिए 8.50 करोड़ रुपए की और कांगड़ा में फूड टेस्टिंग लैब स्थापित करने के लिए 25 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन प्रयोगशालाओं के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था भी की जाए। एक खबर, हालांकि मायूस वाली खबर है उन कर्मचारियों के लिए जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड को भी कहीं ना कहीं अपने जो OPS है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, कोई भी आपने पेंशन लेनी है उसके जोड़ रहे थे।
राज्य सरकार ने साफ कर दिया है, बीते कल नोटिफिकेशन निकाली है, देर शाम की नोटिफिकेशन है, जरूरी है बताना। पेंशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने पेंशन से जुड़े एक अहम मुद्दे पर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट सेवा अवधि को पेंशन में नहीं जोड़ा जाएगा। यह स्पष्टीकरण हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के तहत दिया गया है। वित्त पेंशन विभाग ने यह निर्णय कानून विभाग की कानूनी राय के बाद लिया है। आदेश में कहा गया है कि पेंशन केवल नियमित नियुक्ति की तिथि से ही मान्य होगी। कॉन्ट्रैक्ट पर दी गई सेवाओं को पेंशन योग्य सेवा नहीं माना जाएगा। सरकार के मुताबिक पेंशन एक सेवा लाभ है जो सिर्फ नियमित कर्मचारियों को ही मिलता है। केंद्रीय सिविल सेवा नियम और हिमाचल सिविल सेवा नियमों का हवाला भी इस आदेश में दिया गया है। सभी जिला कोषागार अधिकारियों को मामलों की पुनः जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस फैसले से राज्य के हजारों कॉन्ट्रैक्चुअल जो कर्मचारी है, जिनकी कहीं ना कहीं जो जोड़ रहे थे कि हमारी पेंशन की जो उम्मीद उनको लग रही थी, उनको बड़ा झटका लगा है। तो सीधी और स्पष्ट खबर ये है, अगर किसी को ओपीएस चाहिए और उसके 8 ही साल रेगुलर सेवा के हैं, 2 साल जो उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था, अगर वो उसको सोच रहा था जोड़ने के लिए, तो वो नहीं जोड़ पाएगा। अब आपको पेंशन जो है वो तब से मिलेगी जब से आप जो है वो नियमित सेवाओं में, यानी जब आप रेगुलर हो गए हैं उसके बाद ही जो है वो पीरियड जो है वो जुड़ेगा उसके लिए, पेंशन के लिए। तो ये साफ है। 8 साल वाले अब जो है वो आपको मालूम ही है कि अगर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए तो 10 साल तो आपको होने चाहिए रेगुलर सेवाएं के। अगर किसी का 7 साल था और किसी के समय 3 साल कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड था, अगर वो उसको जोड़ रहा कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड को, तो वो नहीं जोड़ पाएगा। सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि अगर आपने पेंशन आपको चाहिए तो उसके लिए आपको रेगुलर सेवा जो है वो वही गिनी जाएगी। कॉन्ट्रैक्चुअल जो सेवा है वो नहीं गिनी जाएगी। तो स्पष्ट खबर बता दी हमने आपको। इसके अलावा आज की एक और बड़ी खबर है, साल में कर्मचारी 2 बार रेगुलर होंगे और ये कर्मचारियों की डिमांड भी थी। हिमाचल दस्तक ने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था। आज अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में कॉन्ट्रैक्चुअल जो कर्मचारी है उन्होंने सीएम सुक्खू से शिमला में मुलाकात की है। सीएम से वो मिले हैं और जो प्रदीप ठाकुर है उनके साथ भरत शर्मा जो कर्मचारी महासंघ में ही जो है वो पद पर तैनात हैं, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल किया था, अलग अलग डिपार्टमेंट का प्रतिनिधिमंडल था। इन्होंने सीएम सुक्खू से मांग उठाई कि सर हमें 2 बार रेगुलर किया जाए साल में, ये इनकी मांग थी। और सीएम को बताया गया कि कर्मचारियों को एक बार साल में नियमित करने से हजारों की संख्या में ऐसे कर्मचारी जिनको घाटा होगा, वित्तीय घाटा होगा। अब आप देखिए, जब आपका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड 2 साल का है, उसमें अगर 7-8 महीने व्यक्ति आगे जाएगा तो उसका कितना जो है नुकसान हो जाएगा फाइनेंशियली। तो इनका ये कहना है कि जैसे और कर्मचारी पहले आप रेगुलर करते थे 2 साल के बाद, वैसे ही हमें भी रेगुलर किया जाए। बहुत से ऐसे कर्मचारी है जो आगामी समय में सितंबर माह के आसपास जो है वो रेगुलर होने हैं। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज आश्वस्त किया है कर्मचारियों को कि हम जो है वो पहले की ही तरह सितंबर में नियमित करने का उनको आश्वासन दिया गया है। अभी वर्तमान में साल में सिर्फ एक ही बार कर्मचारी नियमित हो रहे थे। तो ऐसे में अब जो एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं जो है वो बन गया था और लगातार जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी है ये अलग अलग मंत्रियों से मिल रहे थे, अलग अलग विधायकों से मिल रहे थे, अपने अपने हल्के के जो एमएलए है कांग्रेस के उनसे मिल रहे थे। तो ऐसे में राजपत्रित कर्मचारी महासंघ, आपको मालूम है, कर्मचारियों के मुद्दों पर ये लगातार सक्रिय रहता है और इन मुद्दों को उठाता है। तो आज इन्होंने ये बड़ा मुद्दा उठाया है और सीएम से इन्हें आश्वासन मिला है कि आपके साथ हम जो है वो अन्याय नहीं होने देंगे। और अगर ऐसा है, अगर आपको सच में वित्तीय लाभ हो रहा है और आपको एक्स्ट्रा जो है वो कह सकते हैं आप समय लग रहा है रेगुलर होने में, तो इस पर विचार किया जाएगा। और सीएम ने आश्वस्त किया है कि कर्मचारियों को जो है वो सितंबर माह में भी कहीं ना कहीं रेगुलर किया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में प्रेस वार्ता की है और जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश को ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए 2247.24 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मंजूर कर दिया है, मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में इस अंतिम मंजूरी का इंतजार था, जिसके बाद अब हिमाचल में यह प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के अंतर्गत, जो इसका 4 फेज था जी, उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और उन्होंने कहा है कि इन प्रस्तावों की समीक्षा सशक्त समिति द्वारा 4 नवंबर 2025 को आयोजित बैठक में की गई थी और समिति की सिफारिश तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 294 सड़क कार्य जो सड़कें हैं उनके कार्यों को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लंबाई, प्रदेश में नई सड़कें बनेंगी जी, 1538.058 किलोमीटर तथा लागत 2247.24 करोड़ रुपए है। इसमें 2019.70 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि राज्य सरकार का अंश इसमें 227.54 करोड़ रुपए होगा, जिसमें उच्च विनिर्देश लागत के रूप में 3,124 करोड़ रुपए जो है वो शामिल है और इसकी प्रति किलोमीटर औसत लगभग 140.11 लाख रुपए निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि इनमें से 4 सड़कें बिलासपुर, 65 चंबा में, 2 हमीरपुर में, 12 कांगड़ा में, 8 किन्नौर में, 65 कुल्लू में, 2 लाहौल स्पीति में, 23 मंडी में, 97 शिमला में, 11 सिरमौर में, 3 जो है वो सोलन तथा 2 ऊना जिला के लिए स्वीकृत की गई है। तो हर जिला में सड़कें बनेगी जी, ये जो मंजूरी के लिए भेजी गई थी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं से राज्य के ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में सड़क संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे लोगों की आवाजाही सुगम होने के साथ साथ आवश्यक सेवाओं तथा बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी तथा स्थानीय समुदाय के लिए आर्थिक जो अवसर हैं उसमें भी वृद्धि होगी। तो ये अच्छी खबर है जी, जो एक 4 फेस आ गया है, इसमें जो है वो ये जो सड़कें हैं और जो पैसा है वो केंद्र से मंजूर हो गया है। इसके अलावा बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों में समय पर पदोन्नति नहीं मिलने से भारी नाराजगी है। तकनीकी कर्मचारी संघ का कहना है कि करीब 900 ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी प्रमोशन पर तलवार लटकी हुई है और वो जल्द ही बिना प्रमोशन के रिटायर भी हो जाएंगे। बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और बोर्ड प्रबंधन वर्ग से मुलाकात कर तकनीकी कर्मचारियों को शीघ्र पदोन्नत करने की मांग उठाई है। संघ के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि 2023 में आरएनपी नियमों में संशोधन के कारण जो आईटीआई एवं नॉन आईटीआई तकनीकी कर्मचारी प्रभावित हुए उन्हें विशेष राहत नहीं दी गई। तो प्रदेश के लगभग, अगर उनको नहीं दी गई विशेष राहत, तो प्रदेश के लगभग 900 तकनीकी कर्मचारी बिना किसी पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो जाएंगे। संघ की कार्य समिति द्वारा पारित 4 प्रमुख प्रस्तावों का ज्ञापन भी उन्होंने सरकार को सौंपा है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष रणवीर ठाकुर व महासचिव चमन शर्मा ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगों को रखा। उन्होंने मांग की है कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, जो कि बिजली बोर्ड में अभी तक नहीं हो सकी है। फील्ड में जोखिम भरा काम कर रहे नियमित और आउटसोर्स कर्मचारियों को उचित बीमा कवर प्रदान भी किया जाए। वहीं पदोन्नति प्रक्रिया पुनः कैडर कंट्रोल अथॉरिटी के माध्यम से बहाल की जाए ताकि फील्ड स्तर पर पदोन्नति हो सके और अनावश्यक देरी ना हो। इसके साथ 2023 में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में किए गए बदलावों के कारण पैदा हुए गतिरोध को भी दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के 100% विद्युतीकरण में इन तकनीकी कर्मचारियों का खून पसीना लगा हुआ है। ये कर्मचारी पिछले 30 से 32 वर्षों से विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। कई डिवीजनों में स्थिति इतनी गंभीर है कि कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के मुहाने पर खड़े हैं, लेकिन तकनीकी पेंच के कारण उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। तो ये मुद्दे उठाए हैं, नाराज भी चल रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगार कला अध्यापक जो संगठन सरकार से काफी नाराज हैं। संगठन ने कहा है कि पिछले 3 साल में वह मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से मिले हैं और निदेशक से भी मिला। शिक्षा निदेशक से उन्होंने कई बार मांग उठाई है। संगठन ने कहा है कि सीएम ने उन्हें स्वयं आश्वासन दिया था कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी मिडिल स्कूलों में 100 बच्चों की पूर्व सरकार के द्वारा लगाई गई कंडीशन को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। संगठन के अध्यक्ष बलवंत सिंह ने कहा कि वह जब मुख्यमंत्री से मिले उन्होंने इस वायदे को पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए, लेकिन जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो पाला झाड़ देते हैं और मुख्यमंत्री के पास उस बात को टाल देते हैं कि वो उन्हीं के पास ये चीज़ें अभी है। संगठन के जो सचिव है विजय चौहान और कोषाध्यक्ष शक्ति प्रसाद ने कहा है कि हाल ही में शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से मुलाकात की थी, तो उन्होंने कहा था कि मिडिल स्कूलों में 100 बच्चों की शर्त वाली कंडीशन समाप्त करने बारे ये बात हमारे संदर्भ में है और इसके लिए मुख्यमंत्री भी जो है वो कह रहे हैं इस मैटर को कैबिनेट में लेकर जाएंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसके विपरीत सीबीएसई स्कूल मर्ज करके और फाइन आर्ट की पोस्टें निकालने की अनुमति दे दी गई है। जगदीश ठाकुर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में के सभी सरकारी स्कूलों में कला ड्राइंग मास्टर पहली कक्षा से स्कूलों में जो है वो अनिवार्य होने चाहिए। तो इन्होंने अपना दर्द बताया है जी।
इसके अलावा प्रदेश में सरकारी संसाधनों के उपयोग को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले कल सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठकें हुई और इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। प्रदेश भर में करीब 1000 सरकारी भवन खाली पड़े हुए हैं, जबकि कई विभाग आज भी किराए के कमरों में चल रहे हैं। कई जो विभाग हैं वो किराए के कमरों में चल रहे हैं, अपने विभाग खाली है। इससे सरकार पर हर साल करोड़ों रुपए का जो है वो अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां जहां सरकारी भवन उपलब्ध हैं वहां तत्काल प्रभाव से दफ्तरों को शिफ्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि जब सरकार के पास अपनी इमारतें मौजूद हैं तो किराए पर दफ्तर चलाना न केवल अव्यवहारिक है बल्कि यह राजकोषीय अनुशासन के भी खिलाफ है। सब कमेटी के समक्ष पेश आंकड़ों के अनुसार कई जिलों और उपमंडलों में विभागों के पास अपने भवन उपलब्ध हैं, लेकिन या तो अनुपयोगी पड़े हुए हैं या फिर रखरखाव के अभाव में इस्तेमाल में नहीं लाए जा रहे हैं। दूसरी ओर वहीं विभाग निजी भवनों में भारी किराया देकर काम कर रहे हैं। इससे सरकारी धन की बर्बादी हो रही है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाली पड़े सरकारी भवनों की विभागवार सूची तैयार कर ली जाए और किराए पर चल रहे दफ्तरों को चरणबद्ध तरीके से इन भवनों में स्थानांतरित किया जाए, ताकि जो है वो जो रेवेन्यू पर फर्क पड़ रहा है, जो हमारा अपना जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा जनता का, तो ऐसे में इसका ध्यान रखा जाए। जहां पर हमारे अपने दफ्तर है वहां शिफ्ट किए जाए। उन्होंने कहा कि जहां भवनों की मरम्मत या बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है वहां प्राथमिकता के आधार पर बजट का प्रावधान किया जाए। बैठक में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गौमा कैबिनेट मंत्री ये भी मौजूद रहे। मंत्रियों का मानना है कि इस कदम से न केवल सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा बल्कि प्रशासनिक जो कार्य प्रणाली है उसमें भी जो है वो सुव्यवस्थित तरीके से प्रभावी बनेगी। और वहीं उन्होंने राज्य में आपदा के दौरान निजी हेलीकॉप्टर किराए पर लेने के बारे में भी विचार किया है। सरकार के समक्ष इस बात को रखेंगे और इस मामले को कैबिनेट में उठाने का भी जो है वो प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा जो एसडीआरएफ में रिक्त पदों में पुलिस बल से भरने पर भी जो है सहमति बनी है और प्रदेश में 250 इमारतों की पहचान की गई है जिनका रेट्रोफिटिंग का जो कार्य है वो किया जाएगा। तो खबर यह है कि प्रदेश में देखिए सोचने वाली बात है, ये 1000 के लगभग ऐसे हैं दफ्तर जो बनाए गए हैं, पैसा खर्च किया करोड़ों रुपए उसमें, लेकिन वहाँ खाली पड़े हुए हैं। और खाली पड़ने के बाद उसमें ऐसे भी कई हैं जहाँ पर जो है वो घास उग रही है कई जगहों पर। तो ऐसे में अब जो बैठक हुई है, हालांकि बैठक पहले भी होनी चाहिए थी, जब हो गई है इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जैसे शिमला की बात कर लीजिए, शिमला में कहीं पर खाली दफ्तर है तो वहाँ पर उसको शिफ्ट किया जाए, बल्कि कई ऐसे दफ्तर है जहाँ पर 4-4 मंजिला जो है वो भवन किराए पर लिया हुआ है, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए किराया दिया जा रहा है महीने का। सरकार का ये कह रहे हैं जनता का पैसों का है, टैक्स है जनता का। तो ऐसे में ये अच्छी बात है कि ये जो चीज़ें हैं ये सामने आई है और ऐसे में जो शिफ्ट दफ्तर है, लोग जो है वो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं सिटी से बाहर जाना नहीं चाहता है। अब कहीं सिटी से बाहर अगर 5 किलोमीटर के दायरे पर कहीं पर दफ्तर है तो वहाँ पर जो है वो जो खाली दफ्तर है वहाँ जाना चाहिए, ताकि जो है वो 2.5 लाख 3 लाख जो पर महीना लग रहा है वहां पर जो रेंटेड आपने वो ली हुई है, तो इससे जो जनता का पैसा बचेगा, जो राजकोष है उस पर भी कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं बोझ है वो थोड़ा कम होगा। इसके अलावा सीबीएसई की खबर हमने कल बता दी थी आपके, सीबीएसई के जो रूल्स हमने कल बताए थे आपको, लेकिन कुछ चीज़ें जो छूट गई थी बताना, उसमें कुछ नई चीज़ें जो जुड़ी है। सीबीएसई स्कूलों में चयनित शिक्षकों को पहले चरण में 10 वर्ष तक उसी स्कूल में तैनात किया जाएगा, यानी 10 साल तक ट्रांसफर नहीं होगी। अच्छी चीज़ है जी। और इसमें अच्छी चीज़ क्यों बोल रहे हैं हम, उसमें ये अच्छी चीज़ है कि अगर वहाँ पर टीचर रहेगा तो वो कोई बच्चा कमज़ोर है उसको ठीक करना है। हालांकि इसका अगर आप गलत तरीके से देखें तो 3 साल बाद ट्रांसफ़र ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो स्टाफ है वो भी स्पेशल तैनात किया जा रहा है। खबर बताते हैं इसके नीचे आपको। 10 वर्ष के बाद ही स्थानांतरण संभव होगा विशेष परिस्थितियों में। हालांकि इसमें सरकार ने एक प्रावधान रखा है कि विशेष परिस्थितियों में 5% कोटे के तहत पहले ट्रांसफ़र की गुंजाइश रखी गई है। इसके अलावा शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रदेश के 130 स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। वहीं जमा 1 और जमा 2 इंपॉर्टेंट बात है। जमा जिस भी बच्चे ने +1 +2 में पढ़ना है सीबीएसई स्कूल में, सरकारी सीबीएसई स्कूल में, वहाँ पर विद्यार्थियों का प्रवेश के लिए भी जो है परीक्षा का माध्यम से लिया जाएगा, यानी परीक्षा होगी। कोई बच्चा +1 +2 में पढ़ना आता है सीबीएसई स्कूल में, जो सरकार ने नोटिफाई किए हैं 130 स्कूल, वहाँ पर +1 +2 में जो है वो बच्चे का वो होगा, एंट्रांस टेस्ट होगा। नई नीति के तहत एनटीटी, विशेष शिक्षक, वेलनेस शिक्षक, ये भी जो है वो रखे जाएंगे, तो ये भी इसमें तैनात किया गया है जी। तो ये कुछ एक सीबीएसई स्कूलों के लेकर के जो चीज़ें हैं हमने बता दी आपको। नई नीति के तहत एनटीटी, विशेष शिक्षक, वेलनेस शिक्षक, वोकेशनल का स्किल टीचर और को करिकुलर विशेषज्ञों की जो नियुक्ति है वो सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में चयनित शिक्षकों को विशेष मासिक भत्ता दिया जाएगा।
प्रिंसिपल को 4500 रुपये, वाइस प्रिंसिपल को 400 रुपीज़ और अन्य शिक्षकों पीजीटी, टीजीटी, डीपीज को, इनको सीएंडबी, जेबीटी, पीईटी को इनको 3500 रुपये प्रति माह विशेष भत्ता दिया जाएगा। ये अच्छी बात है जी, सैलरी तो मिलेगी, विशेष भत्ता मिलेगा एक्स्ट्रा अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं। ये भत्ता मिलेगा कब? ये भत्ता विशेष परिस्थितियों में मिलेगा, कमजोर प्रदर्शन की स्थिति में इसे घटाया भी जा सकेगा। हर शिक्षक के लिए वार्षिक अनिवार्य प्रशिक्षण तय किया गया है। इसमें आईसीटी, समावेशी शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विशेष फोकस रहेगा। इसके लिए एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों व साझेदारी की, जो बड़े संस्थान हैं उनसे साझेदारी की जाएगी। शिक्षकों का जो मूल्यांकन है छात्र परिणाम, बोर्ड परीक्षा प्रदर्शन, नवाचार और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के आधार पर किया जाएगा। सीबीएसई स्कूलों की स्टाफिंग संरचना की हर साल शैक्षणिक सत्र से पहले समीक्षा की जाएगी कि वहाँ पर स्टाफ कैसा है, क्या सही पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, तो ये चीज़ें भी देखी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में इंपॉर्टेंट खबर है, सिलेबस बदलेगा थोड़ा सा। प्रदेश में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थी राष्ट्र के इतिहास के साथ साथ हिमाचल की संस्कृति, प्राचीन मंदिरों और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे। शैक्षणिक सत्र 2027-28 के पाठ्यक्रम में इतिहास की किताब में समझौता आंदोलन के अलावा हिमाचल का इतिहास भी पढ़ाया जाएगा। प्रदेश सरकार समेत शिक्षा निदेशालय ने इस पर कार्य शुरू कर दिया है। पिछले कल जो एक बैठक हुई थी एससीईआरटी सोलन में, इसमें जो समीक्षा बैठक हुई थी, इस दौरान पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षा विभाग ने पहला ड्राफ्ट शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के समक्ष रखा, पेश किया। इसमें मंत्री ने भी कई सुझाव दिए। ड्राफ्ट में बताया गया कि 6ठी से 8वीं कक्षा तक के जो विद्यार्थी है, इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें बदलाव किया जा रहा है। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि पुस्तकों में किताबी ज्ञान के साथ साथ रचनात्मक सोच, जीवन से जुड़े कौशल, प्रदेश की संस्कृति, कला, साहित्य, प्राचीन मंदिरों, किलों और प्रजामंडल एवं सिरमौर के समझौता आंदोलन जैसे स्वतंत्रता संग्राम के विषयों को भी शामिल किया जाए। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी वीरता के माध्यम से देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले वीरों की भी जो विस्तृत जानकारी है वो पाठ्यक्रम में होगी, ताकि युवा पीढ़ी इससे कुछ सीख ले सकें। तो अच्छी चीज़ है जी, जिन्होंने प्रदेश के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, जो प्रदेश के इतिहास है, मंदिरों का इतिहास है, समझौता आंदोलन है, तो इसका भी जो है वो अब जो किताब है 6ठी से 8वीं तक की, उसमें जो है उसको इसमें जो है सिलेबस बदलाव किया जाएगा 27-28 में। हालांकि इसमें 26-27 में नहीं, 27-28 में किया जाएगा। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज अपने पूर्व निर्धारित दिल्ली दौरे से सीधे कांगड़ा वो पहुंचे हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने संगठनात्मक बैठकों के जरिए आगामी चुनाव का शंखनाद किया। धर्मशाला में विभिन्न संगठनात्मक जो कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और राजनीतिक अस्थिरता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सरकार किसी बाहरी दबाव से नहीं बल्कि अपने ही कुप्रबंधन के बोझ से गिर जाएगी। उन्होंने आरोप लगाए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में यह पहली ऐसी सरकार है जो संस्थान खोलने के बजाय उन्हें बंद करने का रिकॉर्ड बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल फित्ता काटने की जल्दबाजी में है और भाजपा कार्यकाल के दौरान 2022 में लोकार्पित हो चुके संजौली हेलीपोर्ट जैसे कार्यों का दोबारा उद्घाटन कर जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश की माली हालत पर चिंता व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने आंकड़ों के जरिए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में विकास कार्य पूर्ण रूप से ठप है, वहां आखिर पैसा कहां जा रहा है। जयराम ठाकुर के अनुसार भाजपा सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल 19,000 करोड़ का जो ऋण है वो लिया था, जिसका बड़ा हिस्सा पुराने कर चुकाने में गया, जबकि वर्तमान सरकार ने मात्र 3 साल के भीतर 40,000 करोड़ रुपए का जो है वो अतिरिक्त जो ऋण है वो प्रदेश पर लाद दिया है। आरोप लगाया उन्होंने। कांग्रेस से मचे आंतरिक कलह पर स्थिति स्पष्ट करते जयराम ठाकुर ने कहा कि जब वरिष्ठ नेताओं और विधायकों को अपमानित किया जाएगा तो सब्र का बांध टूट ही जाएगा। उन्होंने विधायक सुधीर शर्मा का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां मान सम्मान न हो वहां जलालत वाली जिंदगी झेलने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जो स्वाभिमानी नेता है वो आज भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सरकार के हालात ऐसे हैं कि सरकार अभी कभी भी लड़खड़ा सकती है। ऐसी हालत में हमें तैयारी करनी होगी और इसी के लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये उन्होंने काफ़ी जो तीखे जुबानी हमले वो बोले हैं और दावा किया है कि जो सरकार की हालत है वो सही नहीं है। तो आरोप लगाए हैं जी बहुत सारे। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को गणतंत्र दिवस पर मानव बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी ईमेल के माध्यम से डीसी ऑफिस शिमला को भेजी गई है। पुलिस के अनुसार धमकी भरे ईमेल में लिखा गया है कि यदि सीएम गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने पहुंचते हैं तो उन पर आत्मघाती हमला किया जाएगा।
इस ईमेल को गंभीरता से लेते हुए थाना सदर शिमला में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। यह ईमेल डीसी ऑफिस शिमला की आधिकारिक मेल आईडी पर प्राप्त हुई है, जिसे पुलिस अधिकारियों के माध्यम से थाना सदर भेजा गया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3), 351(1)(b) और 152 के तहत केस दर्ज किया गया है। धमकी भरा यह ईमेल एक गुमनाम आईडी से भेजा गया है। पुलिस इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल माध्यम से जो साक्ष्य है वो जुटा रही है कि कहां से ये आया है, उसमें लगी हुई है। पुलिस साइबर विशेषज्ञों की मदद से ईमेल के स्रोत और लोकेशन का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उसे गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कड़ी कर दी गई है। इस धमकी के बाद अतिरिक्त जो सतर्कता है बरती जा रही है। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। इस बार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह शिमला के रिज मैदान पर मनाया जाएगा। यहां पर सीएम सुक्खू तिरंगा फहराएंगे। हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ईमेल के जरिए झूठी और जो भ्रामक सूचना है वो फैलाकर जनता में भय का माहौल बनाने का कोशिश की गई है। और इस तरह की जो हरकतें हैं वो लोक शांति भंग करने के साथ साथ देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए भी गंभीर खतरा है। तो गिदड़ धमकी है जी। और पहले पन्नू नाम का एक व्यक्ति है, कोई पन्नू खालिस्तान की वो मांग करता है। खालिस्तान तो कभी सपने में भी नहीं बन सकता है, लेकिन इस प्रकार के जो कुछ शरारती तत्व होते हैं तो वो ऐसी जो ईमेल है वो करते रहते हैं। गुरवंत सिंह पन्नू ऐसा कुछ नाम है उसका, और छिपा रहता है बिल में। तो ये इसने हो सकता है इसी के कोई व्यक्ति जिसने जो है वो ये ईमेल भेजी हो। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, सिक्योरिटी को लेकर के जो है वो जिला प्रशासन पहले से ही सतर्क है, सीआईडी सतर्क है। तो कहां से ईमेल आई है इसका पता करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में एक अपडेट है बारिश और बर्फबारी को लेकर के। हिमाचल प्रदेश में 23 जनवरी को भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 23 के अलावा 26 और 27 जनवरी को भी मौसम खराब रहेगा। तो प्रदेश में 3 दिन ऐसे हैं जब प्रदेश में ऊंचे वाले क्षेत्रों में जो है बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। हालांकि जो मौसम है वो 22 तारीख से ही खराब है, 22, 23, 24 को खराब है, लेकिन जो अधिक खराब है वो 23 तारीख को है। फिर 25 को मौसम थोड़ा साफ है, 26 तारीख को फिर मौसम खराब है, 26 तारीख को भी फिर से बर्फबारी होने का जो है वो पूर्वानुमान है ऊंचे वाले क्षेत्रों में। तो उम्मीद है कि इंद्रदेव बरस जाएं। जो किसान बागवान काफी लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे हैं तो वो बारिश हो जाए, ताकि जो अपनी फसलें हैं किसान वो लगा सकें, जो बागवान हैं वो स्प्रे कर सकें या फिर खाद डाल सकें, और इसके अलावा जो है वो प्रोनिंग कर सकें। तो ये तौली कर सकें, किसान बागवान चाहते हैं कि तौली भी हो सकें। तो ऐसे में बहुत सारे लोग अभी भी हिमाचल प्रदेश में जो है वो गाँव में रहते हैं, किसानी बागवानी पर निर्भर हैं। तो इंद्रदेव अब बरस जाएँ। और अब जो हमारे पास अपडेट आया है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से, तो उस अनुसार हमारे पास जानकारी है कि 23 तारीख को जो है वो डॉपलर्स और सैटेलाइट की जो जानकारी है उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। तो मौसम जो है वो खराब रहने का पूर्वानुमान है। तो 23, 26, 27 मौसम खराब रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे। बुलेटिन शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सके। धन्यवाद।